का ही शासन शुरू होने वाला है 1853 के बाद से। 1853 के बाद से 1857 में रिवोल्ट हुआ और उस रिवोल्ट से जो अनियमितताएं उत्पन्न हुई, इरेगुलरिटीज आई, उस इरेगुलरिटीज के कारण से ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये मौका मिला कि कंपनी के शासन को भारत में समाप्त करते हुए सीधा क्राउन का शासन स्थापित किया जाए। और यहाँ क्राउन से मतलब था सीधा सीधा पार्लियामेंट्री रूल भारत में लगाया जाए, यही तो था इसका मतलब। ठीक, तो जो क्राउन का शासन भारत में लगने वाला है, उस शासन के तहत, अच्छा ये 1858 में क्यों लगा पाए? क्योंकि इन्होंने 1853 में जब चार्टर पास किया था तो उसमें इन्होंने ये वाली बात नहीं कही थी कि हम उसे अगले 20 साल के लिए रिन्यू करते हैं, ये तो नहीं बोला था ना। तो 20 साल को रिन्यू करने वाली बात उन्होंने कही नहीं थी। इसका मतलब ये था कि 1853 के बाद से कभी भी इसको लागू कर सकते हैं। 1853 के बाद से कभी भी इसको समाप्त कर सकते हैं। किसको? कंपनी के शासन को। अब हम पार्लियामेंट का रूल भारत में शुरू होने वाला है, तो हम पार्लियामेंट को थोड़ा समझ लेते हैं, जैसा कि आप लोग अभी बता रहे थे। 1215 में आपको यह भी पता है कि 13th सेंचुरी तक मोर ऑफ द स्टेट्स जहां पर भी थे या भारत में भी कहीं पे थे, तो वहां पर राजतंत्र चलता था। और राजतंत्र बड़ा स्पष्ट होता है। राजतंत्र की अगर हम बात करेंगे तो बड़ा स्पष्ट होता है कि राजा के बाद वंशानुगति के रूप में उसकी सरकार आपको चलाने को मिलेगी। राजा के बाद उसका बेटा, ऐसे सरकार चलती रही। इंग्लैंड में भी ऐसी चलती थी। हालांकि दुनिया में सबसे पहला जो रिपब्लिक है वो भारत के महाजनपद काल में देखने को मिलता था। हमारे महाजनपद काल में 16 महाजनपद थे। उन 16 महाजनपदों में से 2 ऐसे थे जो गणतंत्र थे, राजतंत्र नहीं थे। कौन कौन से? एक वज्जी था और एक मल्ल था। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था तो भारत में बहुत पहले से थी, लेकिन फिर भी भारत में लगातार राजतंत्र की शुरुआत चलती रही। और आजादी से पहले तक, या ये कह लीजिए ब्रिटिश सरकार के आने से पहले तक, भारत में राजतंत्र ही कारगर व्यवस्था के रूप में स्थापित था। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 1215 में इंग्लैंड के राजा थे जॉन। आपको ये कहानी थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। राजा थे जॉन, और उस समय ब्रिटेन का सिस्टम क्या था कि एक राजा है और राजा के अधीन बहुत सारे बैरन हैं। बैरन यानी कि लॉर्ड्स। ये राजा के नीचे काम करने वाले लोग हैं, और एक राजा है। ये पूरा व्यापार राज्य के सारे कामों को देखते थे, जो राजा के अधीन होते थे। इन लोगों को ये लगता था कि राजा जब चाहे तब टैक्स बढ़ा देता है। राजा जब भी टैक्स बढ़ाता था, इनको बड़ा कष्ट होता था, क्योंकि टैक्स तो इन्हीं को वहन करना पड़ता था। तो इन लोगों ने एक फैसला किया 1215 में आकर के, सब लोग इकट्ठे हुए बैरन्स, और बैरन्स ने एक पेपर बनवाया, एक आदेश बनवाया। और उस आदेश पर सारे बैरन्स ने मिलकर के राजा से कहा, राजा थे उस समय जॉन, उनसे कहा गया कि आप इस पे साइन करो। मतलब इस आदेश को मानो। कि क्या है इसमें? कि इसमें यह लिखा हुआ है कि जब भी आपको टैक्स रेज करना पड़ेगा, जब भी आपको कर बढ़ाना है, तो उसके लिए इन सारे बैरन्स की जरूरत पड़ेगी। इन सारे बैरन्स की जरूरत पड़ेगी, मतलब ये सारे लोग मिलकर के आपसे जब तक नहीं कहेंगे, या इनमें से ज्यादातर लोग आपसे नहीं कह देंगे, तब तक आप टैक्स नहीं बढ़ा सकते। तो इससे पहले 1215 से पहले यह व्यवस्था थी, राजा जब चाहे तब टैक्स बढ़ा सकता था। क्या 1215 के इस कानून के बाद या 1215 के इस एग्रीमेंट के बाद राजा कभी अपनी मर्जी से टैक्स बढ़ा सकता था? इंग्लैंड में नहीं बढ़ा सकता। टैक्स बढ़ाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? इन लोगों को बुलाना पड़ेगा। ये लोग बैठेंगे, फैसला लेंगे कि हाँ टैक्स बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। टैक्स बैलेंस, हाँ जमींदार, लॉर्ड्स जमींदार वही है। तो इन लोगों के हाथ में पावर पहली बार आई, इससे पहले नहीं थी। इसीलिए इंग्लैंड के लोगों ने इसको क्या कहा? मैग्ना कार्टा। इसको मैग्ना कार्टा कहा। जब भी किसी लेटर से, आदेश से जिन लोगों को अधिकार मिल जाता है, कुछ नया राइट्स मिल जाता है, तो उसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। तो ये मैग्ना कार्टा हो गया इंग्लैंड का। और 1265 तक आते आते इंग्लैंड में एक पार्लियामेंट्री सिस्टम डेवलप हुआ, टेम्परेरी। यहां पर पार्लियामेंट का मतलब क्या हो गया था उस समय तक? ये जो जमींदार्स हैं, इनकी जो पूरी टीम है, इन सबको मिलाकर के राजा के साथ हम लोग पार्लियामेंट कहते थे कि ये पार्लियामेंट है। लेकिन याद रखिए, पार्लियामेंट में राजा शामिल नहीं होता है। पार्लियामेंट में राजा शामिल नहीं होता है।
ये व्यवस्था चलती रही इंग्लैंड में और 1485 तक धूमधाम से खूब चलती रही, मतलब ठीक ठाक चलती रही, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। राजा, उसके बाद दूसरे को राजा, उसके बाद उसकी पीढ़ी में दूसरे को राजा, ऐसे चलता रहा। 1485 में क्या हुआ, जैसे राजा का वंश जब खत्म हो जाता है तब ये नहीं समझ में आता कि अगला राजा कौन बनेगा, अगला राजा कौन बनेगा। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि एक तरफ इंग्लैंड था, एक तरफ स्कॉटलैंड था, एक तरफ वेल्स था, एक तरफ आयरलैंड था, एक तरफ नॉर्दर्न आयरलैंड था, और उनका कंपोजिशन भी मैंने बताया कि ग्रेट ब्रिटेन कब होता है, यूनाइटेड किंगडम कब होता है और ब्रिटिश आइलैंड्स कब होता है, ये भी बताया था। तो उसमें ऐसे मान के चलिए कि 1485 में इंग्लैंड में राजा बनने के लिए दो लोगों में बैटल हुआ, दो डायनेस्टीज में, यानी कि दो घरानों में युद्ध हुआ। एक था लंकेस्टर्स हाउस, इसके बीच में, और एक था हाउस ऑफ योक्स, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। ये 1485 में हुआ और इस युद्ध को कहते हैं बैटल ऑफ रोजेस, बैटल ऑफ रोजेस कहते हैं इसको। और इस युद्ध में लैंकेस्टर्स जीत गए, लैंकेस्टर पावर में आ गए। लैंकेस्टर्स उस ग्रुप को कहते थे जिनकी डायनेस्टी का नाम था ट्यूडर डायनेस्टी। ट्यूडर, इसको याद रखिएगा जी, आगे भी आएगा। तो ट्यूडर डायनेस्टी यानी कि ट्यूडर वंश के लोगों ने यहां पर सत्ता हथिया ली और सत्ता इनको मिल गई और राजा बन गए हेनरी सेवंथ। हेनरी सेवंथ राजा बन गए। और जब ये राजा बने हैं तो 1485 है, पूरे यूरोप में 1431 से 1431 से एक धर्म सुधार आंदोलन चल रहा था। धर्म सुधार आंदोलन क्या था कि ईसाई धर्म की रिजिड कैथोलिक जो शाखा थी, जो बहुत रूढ़िवादी थी, उसको लोग चैलेंज कर रहे थे, उसका विरोध कर रहे थे, और एक ईसाइयों की नई शाखा का उदय हो रहा था जिसे कहते थे प्रोटेस्टेंट। तो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच की लड़ाई चल रही थी। राजा ने अपने आप को प्रोटेस्टेंट बनाने में ज्यादा भला समझा, क्योंकि प्रोटेस्टेंट वो लोग थे जो प्रोग्रेसिव थे, जो टैक्स सब पर लगा सकते थे। जो कैथोलिक लोग थे वो चर्च पर टैक्स नहीं लगाते थे, और बहुत सारे काम ऐसे थे जो धर्म के अंधकार में करते थे वो। तो ऐसा माना जाता था कि चर्च का इंपॉर्टेंस ज्यादा होता था उसमें। इन्होंने चर्च के इंपॉर्टेंस को कम करना शुरू किया। हेनरी 8 के बाद उसका बेटा राजा बना जिसका नाम था हेनरी 7 के बाद हेनरी 8। ये भी मैंने उस दिन आपको शायद बताया था या नहीं बताया था। हेनरी 8 राजा बना, और मैंने ये बताया कि हेनरी 8 है, इसकी दो शादियां हुई थी। एक शादी हुई थी उसकी किससे, कैथरीन से, जो पूरी की पूरी कैथोलिक वाइफ थी उसकी, और एक शादी हुई थी उसकी किससे, एनाबेल से। एनाबेल से शादी हुई थी। एनाबेल कौन सी थी, प्रोटेस्टेरियन थी। तो दो इसकी पत्नियां हैं, कैथरीन और एक एनाबेल। एनाबेल से उसको एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम था एलिजाबेथ, इसको एलिजाबेथ फर्स्ट कहते हैं। और इससे एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम था मैरी, और एक बेटा भी पैदा हुआ जिसका नाम था एडवर्ड। ठीक, ये तो आपको पता ही है कि जो प्रोजेमिएचर एक रूल होता है पूरे यूरोप का, उसका मतलब ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति का कोई पुरुष संतान नहीं है, उस व्यक्ति की कोई भी उसका बेटा नहीं है, तो उसकी बड़ी बेटी राजा बनती है। लेकिन बेटा अगर छोटा भी है तो सबसे पहले वो राजा बनेगा। तो ये छोटा था भले ही, लेकिन इसको ही सबसे पहले राजा बनाया गया और इंग्लैंड का ये राजा बन गया एडवर्ड। चूंकि इसकी डेथ हो गई 11 साल के अंदर ही, तो उसके बाद इसकी बड़ी बहन बनी मैरी। और मैरी जब राजा बनी तो वो कैथोलिक मां से पैदा हुई, तो पूरे इंग्लैंड में उसने कैथोलिक चर्च बनवाना शुरू कर दिया, जिससे इंग्लैंड की जनता उसके खिलाफ धीरे धीरे करके होने लगी। और उसके कानूनों को, आदेशों को लोग बहुत गंभीरता से नहीं लेते थे, बुरा समझते थे। जैसे अपने यहाँ रेगुलेटिंग एक्ट आते थे, तो उसको तो लोग कहने लगे कि इसने जनता का खून पीना शुरू कर दिया है, तो उसको तो ब्लडी मैरी कहते थे। ये तो मैरी तो है, लेकिन एक खूनी टाइप की मैरी है। और इस मैरी ने अपने आप को बढ़ावा देने के लिए और कैथोलिज्म को बढ़ावा देने के लिए उस समय स्पेन के फिलिप से शादी भी कर ली, जो वो भी कैथोलिक था। तो ये एक शादी कम थी, कैथोलिज्म को बढ़ावा करने का कार्यक्रम ज्यादा था कि वो भी कैथोलिक, ये भी कैथोलिक, इंग्लैंड में कैथोलिक कैथोलिक बढ़ा देंगे। इंग्लैंड में कैथोलिक कैथोलिक बढ़ा देंगे, तो इससे तो राजा की बात चल रही है ना। इंग्लैंड में तो अभी वो भी चल रही है, जमींदारों की जो पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट को ये लग रहा था कि राजा अगर कैथोलिक हो जाएगा तो टैक्स पर असर पड़ता है,
और टैक्स पे असर पड़ेगा तो हमारे ऊपर असर पड़ेगा। तो सारी पार्लियामेंट ये सोच के चलती थी कि राजा प्रोटेस्टेड होगा तो प्रोग्रेसिव रहेगा, अच्छा काम रहेगा। लेकिन यहां तो उनमें से ही तय करना था। और इसके बाद मैरी की डेथ हो गई 1558 में। लेकिन उस समय मैरी का कोई भी संतान पैदा नहीं हुई थी मैरी की, और मैरी की संतान नहीं हुई थी, मैरी की डेथ हो गई, तो मजबूरन उसकी छोटी सिस्टर को राजा बनाया गया, एलिजाबेथ को। और एलिजाबेथ कैसी है, प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक? प्रोटेस्टेंट है। और ये वही एलिजाबेथ है जिसने इंग्लैंड में 1558 से लेकर के 1603 तक रूल किया है, और इसी ने परमिशन देकर के ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां भेजा था। इसी के समय पर कंपनी बनाई गई थी 1599 में। ये प्रोग्रेसिव सोच की नहीं होती तो शायद कंपनी को परमिशन देती नहीं आने की। इसकी सोच बहुत प्रोग्रेसिव थी, यानी विकासवादी सोच थी उसकी, प्रोटेस्टेरियन थी। इसलिए इसने इंग्लैंड में इंग्लिश चर्च को बढ़ावा देना शुरू किया। लेकिन 1603 में, हालांकि इसके समय पर एक घटना और घटी। ये जो फिलिप है, इस फिलिप ने इससे विवाह करने का प्रस्ताव रखा कि हम आपसे विवाह कर लेते हैं। ये समझ गई कि ये विवाह किसी भी धर्म को उसको बढ़ावा देने के लिए नहीं है, हमारे इंग्लैंड के डेवलपमेंट के लिए नहीं है, ये केवल इसलिए है ताकि ये फिर से मेरे को कैथोलिक बना करके यहां से कैथोलिज्म को फैला सकते हैं। तो उसने इस विवाह के लिए मना कर दिया, इसने मना कर दिया। लेकिन इंग्लैंड के बगल में स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड के पास की एक और रानी, स्कॉटलैंड की रानी थी, उसका नाम था मैरी स्टुअर्ट। उसने बोला कि मैं शादी कर सकती तुमसे, ये स्पेन में है, इंग्लैंड से इंग्लिश चैनल को पार करके बहुत दूर है, और ये कह रही है कि मैं आपसे शादी कर लूंगी। एलिजाबेथ नहीं कर रही तो क्या हुआ, लेकिन आपको पहले एलिजाबेथ को हराना पड़ेगा। अगर वो फिलिप एलिजाबेथ को हरा देता है तो इंग्लैंड पर उसका कब्जा होगा, तो जो मैरी स्टुअर्ट है वो पूरे इंग्लैंड की रानी बनेगी। तो ये उसने प्रस्ताव रखा, और इस एलिजाबेथ ने अपनी नौसेना के दम पर न केवल फिलिप को हराया, इंग्लिश चैनल पर कब्जा किया। ये वही समय है जब पहली बार इंग्लिश चैनल इंग्लैंड को मिला। अभी तक वो फ्रांस और स्पेन के क्षेत्रों पर था, और उस पर कब्जा हुआ अब किसका, इंग्लैंड का। तो इंग्लैंड अब इंग्लिश चैनल के पास, इंग्लिश चैनल अब इंग्लैंड के पास चला गया। और जिस रानी ने ये सब करवाने की कोशिश की थी, स्टुअर्ट, उस स्टुअर्ट को एलिजाबेथ ने सजा दे करके उसको मार दिया। लेकिन इसकी भी डेथ हो गई 1603 में। इसकी डेथ हुई बिना किसी विवाह के, इसका विवाह, डेथ होने तक इसका विवाह नहीं हुआ था, इसलिए इसके पास कोई भी लेजिटिमेट हेयर था ही नहीं। यानी अब इंग्लैंड के साम्राज्य का कोई भी ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो इसका राजा बन सकता हो, क्योंकि इसका वंश तो खत्म हो गया। अब किसको बनाएंगे? ट्यूडर डायनेस्टी लगभग खत्म हो गई, और जैसा मैंने कहा है कि जैसे ही डायनेस्टी खत्म होती है तो नए राजा बनाने की उसमें आ जाते हैं वो लोग कि हम नया राजा बनाएंगे, कहीं से ढूंढ के लाएंगे। तो स्कॉटलैंड के ही एक राजा को बुलाया गया जिसका नाम था जॉन। वो स्कॉटलैंड का राजा था, अब उसे पूरे इंग्लैंड का राजा बनाने वाले हैं। इसका नाम था जॉन। ये जॉन यहां पर आया, और ये स्टुअर्ट डायनेस्टी का है, और इसने इंग्लैंड की सत्ता अपने हाथ में ले ली। जॉन ने, जॉन ठीक ठाक राजा था, और उसने 1603 से, जैसे ही उसकी डेथ हुई, तब से अपने आप को उसमें पावर में ले आया और शासन करना शुरू कर दिया 1603 से। जॉन लगातार शासन करता रहा, और जॉन के बाद उसका भाई आया जिसका नाम था चार्ल्स, उसका बेटा, सॉरी, चार्ल्स फर्स्ट। जॉन भी ठीक था, चार्ल्स फर्स्ट भी ठीक था। इन लोगों ने एक बहुत वैसा काम किया, आपको याद है कि 1215 में एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें इस एग्रीमेंट के अनुसार बिना किसी उन लोगों से पूछे आप टैक्स नहीं बढ़ा सकते थे। इसने भी बहुत कोशिश की कि मैं पार्लियामेंट की पावर को कम करूं। राजा और पार्लियामेंट के बीच में लड़ाई चलने लगी, ये किंग है और ये पार्लियामेंट है, इन दोनों के बीच में चेक एंड बैलेंस चलने लगा कि कौन ज्यादा पावरफुल है। चार्ल्स तक आते आते चार्ल्स ने पार्लियामेंट को साइडलाइन कर दिया, उसने पार्लियामेंट की मीटिंग ही बुलाना बंद कर दी। 1629 के बाद इसने 1625 तक शासन किया, 1625 में ये आ गया था 1605 में, और इसने 1629 में ये बुलाना बंद कर दिया कि पार्लियामेंट भी बुलाएंगे, या पार्लियामेंट यानी वो जमींदारों की मीटिंग बुलाएंगे, हम उसको नहीं बुलाएंगे। तो उनको बुरा लगने लगा, भाई हमसे कुछ पूछा ही नहीं जा रहा है तो वो राजा को क्यों पसंद करेंगे। लेकिन राजा ये चाहता था कि सारी पावर मेरे पास रहे, तो वो राजा की पावर को एक्सेलरेट करना चाहता था चार्ल्स। राजा के बीच में और पार्लियामेंट के बीच में टकराव बढ़ता गया। ये पार्लियामेंट बुला नहीं रहा है, और पार्लियामेंट चाह रही है कि हमारे पास भी कुछ अधिकार आए। ऐसी स्थिति में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में झगड़ा हुआ तो युद्ध की घोषणा हुई।
ये हुआ 1646 में, युद्ध की घोषणा हुई। 1642 में, 1642 में युद्ध की घोषणा हुई। तो युद्ध लड़ने के लिए आपको सेना चाहिए, राजा को सेना चाहिए ना युद्ध लड़ने के लिए। और सेना तब आएगी जब सैनिकों को पैसा दिया जाएगा। सैनिकों को पैसा देने के लिए पैसा आपको पहले उगाना पड़ेगा, है ना, पैसा आपको उगाना पड़ेगा। तो पैसा आपको उगाना पड़ेगा, तो वो उगाएंगे कैसे? जब तक टैक्स नहीं लगाएंगे तो पैसा कैसे देंगे लोग? और टैक्स तब लगा पाएंगे जब पहले इनकी परमिशन मिल जाएगी, ये तो पहले से तय है। अब उसको इनकी मीटिंग बुलानी ही बुलानी थी कि मैं इनकी मीटिंग बुलाऊं पार्लियामेंट की, ताकि टैक्स लगाऊं, और टैक्स लगा करके जो पैसा आएगा उससे मैं एक आर्मी फॉर्म करूं, और आर्मी फॉर्म करके मैं स्कॉटलैंड के साथ युद्ध लड़ूं। ये सारा डिसीजन उसको लेना था। इसने मजबूरी में पार्लियामेंट बुलाने की कोशिश की, लेकिन पार्लियामेंट ने आने से मना कर दिया। पार्लियामेंट समझ गई कि ये अपने काम के लिए तो पार्लियामेंट बुलाते हैं, किसी जनता के भले काम के लिए पार्लियामेंट नहीं बुलाते हैं। और इसी डिसीजन के कारण से पार्लियामेंट उसके बीच में टकराव हुआ, और जब टकराव हुआ तो इसने पार्लियामेंट के बहुत सारे लोगों को अरेस्ट करना शुरू करवा दिया। इसके पास अपनी पर्सनल सेना तो होती है राजा के पास, और पार्लियामेंट के बहुत सारे जमींदारों को, एलिट्स को उसने अरेस्ट करना शुरू कर दिया। जैसे ही पार्लियामेंट के लोग धीरे धीरे करके अरेस्ट होने लगे, तो पार्लियामेंट में राजा के प्रति गुस्सा और बढ़ गया। और 1646 तक आते आते पार्लियामेंट के सारे लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए, और उन्होंने आसपास के और लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, और राजा को घेरने की योजना बनाई। अब राजा को घेरने की योजना बनाएंगे, राजा इसी उद्देश्य से वहां से भाग गया और स्कॉटलैंड की तरफ चला गया। क्योंकि राजा के पास पैसा बहुत था। राजा जब भाग गया, अब राजा और पार्लियामेंट के बीच में दुश्मनी हो गई है। अब वो युद्ध तो गया, राजा और पार्लियामेंट के बीच में टकराव होगा। राजा ने अपनी पैसा इकट्ठा करके, अपने जितने भी राजा महाराजा थे छोटे छोटे, सबसे पैसा लेकर के एक सेना बनाई, और उसका नाम रखा कैविलियर्स। कैविलियर्स आर्मी बनाई एक। और इधर सारे पार्लियामेंट ने, पार्लियामेंटेरियन उनको मैं कहूंगा, या संसद कह सकते हैं, सारे पार्लियामेंटेरियन ने एक और यहां पर अपनी सेना बनाई, और उस सेना का नाम रखा राउंड हेड्स। राउंड हेड्स उसका नाम रखा। ये सेना है किसकी? पार्लियामेंट की। ये सेना है राजा की। बड़ी सेना किसकी हो सकती है? नहीं, राजा कहां से होगी? पार्लियामेंट की सेना बड़ी होगी। पार्लियामेंट में बहुत सारे लोग हैं, 400-500 लोग हैं। कितना पैसा इकट्ठा किया होगा उन्होंने? उन्होंने अपनी सेना बनाई, और एक बहुत पावरफुल कमांडर को यहां पर रखा, जिसका नाम था ओलिवर क्रॉमवेल। ओलिवर क्रॉमवेल को इन्होंने यहां पर अपॉइंट कर दिया कि तुम इसको लीड करो। 1646 में ओलिवर क्रॉमवेल ने कैविलियर को हरा दिया। राजा हार गया। राजा के हारने के बाद इन्होंने डिसीजन लिया कि राजा को अब जेल में डाल दिया जाता। अब राजा गया जेल में। सोचिए कि इंग्लैंड के राजा को इंग्लैंड की पार्लियामेंट जेल में डाल रही है। अब सोचिए पार्लियामेंट कैसे पावरफुल बनेगी इंग्लैंड में। जैसे ही राजा जेल में गया, तो सरकार कौन चलाएगा? मुसीबत ये आ गई, राजा तो जेल में चला गया, हेड ऑफ द स्टेट तो चाहिए। तो इंग्लैंड में घोषणा हुई 1649 से लेकर के 1653 तक इंग्लैंड में शासन किया है पार्लियामेंट ने। ये इंग्लैंड का पहला पार्लियामेंटेरियन रूल है। 1653 तक इंग्लैंड का पहला संसदीय शासन। ये कौन सी संसद है? वही जमींदारों वाली संसद है, वही इसमें शासन किया है। लेकिन ये जमींदारों वाली संसद ज्यादा काम नहीं कर पाई। कितने साल होते हैं? लगभग 4 साल होते हैं। 4 साल तक काम कर पाई, क्योंकि ये तो बेसिकली व्यापारी थे। ये राजा के काम नहीं कर पाते थे, और राजा के काम तो राजा ही करेगा। क्या न्याय देना है, किसको सजा देनी है, ये जो भी काम थे वो राजा करता था पहले। ये लोग उस काम पर फोकस ही नहीं कर पा रहे, ये सब व्यापारी हैं। तो इनके व्यापारी होने के कारण से ये संसद की गतिविधियों को मेंटेन नहीं कर पाए, और पूरे इंग्लैंड में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत बेकार हो गई। पूरे इंग्लैंड में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत गंभीर हो गई। ठीक है, अब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति गंभीर हो गई, तो पार्लियामेंट ने यह कहा कि अब हम शासन नहीं करेंगे। उन्होंने 1653 में यह शासन उसको भेज दिया, जो उनकी आर्मी का कमांडर था उसको सौंप दिया, जिसका नाम था ओलिवर क्रॉमवेल। ओलिवर क्रॉमवेल को सौंप दिया। ओलिवर क्रॉमवेल इतना खतरनाक शासक निकला कि उसने पार्लियामेंट से तो कभी नहीं पूछा कैसे शासन करना, चूंकि आर्मी उसके पास है। तो इतना ताकतवर था कि पूरे इंग्लैंड को उसने 11 मिलिट्री एरिया में डिवाइड कर दिया, और हर एक मिलिट्री एरिया में उसका एक कमांडर होता था, और सारे कमांडर का वो सुप्रीम कमांडर होता था। उससे तो पार्लियामेंट लड़ भी नहीं पा रही,
क्योंकि वो तो आर्मी का हेड है, आर्मी सारी उसके साथ है, किससे लड़ोगे आप? लड़ने के लिए आर्मी चाहिए ना, आर्मी उसी के पास है। जब आर्मी ही कब्जा कर लेगी तो किससे लड़ोगे आप? पॉसिबल ही नहीं है फिर तो इंग्लैंड के पार्लियामेंटेरियन अब सोचने लगे कि हमने राजा को अरेस्ट करके अच्छा नहीं किया। हालांकि 1649 में जो राजा को अरेस्ट किया था इन्होंने, उस राजा को इन्होंने मार दिया था, उसको मृत्यु दंड की सजा दे दी थी और पब्लिक में उसकी मुंडी काट दी थी। पब्लिक में चार्ल्स वन की मुंडी 1649 में पब्लिक में काट दी गई और यह बता दिया गया कि राजा भी गलत करेगा तो उसको सजा मिलेगी, ये पार्लियामेंट का शासन है। तो राजा तो अब है नहीं इनके पास, अब पछता भी रहेंगे, राजा को अपन ने मार दिया उसी समय 1649 में केस लगा करके। और यहां ये वैसे ही मॉन्स्टर बन गया है, ये वैसे ही राक्षस बन गया है, जिसको अपन ने सत्ता चलाने के लिए दी, वो अपनी मनमानी करने लगा है। तो इंग्लैंड में यहां पहला संसदीय शासन हुआ और इंग्लैंड में पहला ये मिलिट्री शासन हुआ। मिलिट्री शासन आपने पढ़ा होगा, ये इंग्लैंड का पहला मिलिट्री शासन है जो 1653 से 1658 तक चला। प्रश्न ये है कि 1658 में हटा कैसे? क्रॉमवेल कैसे मान गया? क्रॉमवेल नहीं माना, क्रॉमवेल से तो ये बोल भी नहीं सकते थे। 1658 में क्रॉमवेल की डेथ हो गई। डेथ हो गई तो इंग्लैंड की पार्लियामेंट के लोगों ने खुशी मनाई, उन्होंने कहा अच्छा हुआ ये मर गया, नहीं तो हम इंग्लैंड में शासन कभी कर ही नहीं पाते। पार्लियामेंट तो उसने दूर फेंक दी, पार्लियामेंट से ये पूछ ही नहीं रहा है कुछ भी, मनमानी करता था, मिलिट्री के अनुसार सब कुछ चलता था। जब क्रॉमवेल की डेथ हो गई तो इंग्लैंड के लोगों को लगा कि अब हमको फिर ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। हम खुद तो शासन कर नहीं पा रहे हैं, हमने करके देख लिया है, 1649 से 53 तक हम कर नहीं पा रहे हैं, और हमने जिसको दिया था उसके साथ बड़ा खतरा यह है कि ये लोग खुद ही इतने पावरफुल हो जाते हैं कि हमको साइड लाइन कर देते हैं। तो इंग्लैंड की पार्लियामेंटेरियन ने ये सोचा कि अब हमको कुछ स्ट्रांग फैसला लेना पड़ेगा और इन्होंने इंग्लैंड में फिर से एक राजा को ढूंढ के लाए। ये राजा कौन है? जिस राजा को इन्होंने काटा था, जिसकी मुंडी काटी थी, उसी का बेटा है चार्ल्स सेकंड। चार्ल्स फर्स्ट उसके नाम था, इसका नाम चार्ल्स सेकंड है और ये फ्रांस में रहता था। उसको वहां से लेके आए, उससे कहा कि तुम राजा बन जाओ, तो उसने कहा मैं तो नहीं बनूंगा राजा। वो इसलिए राजा नहीं बनना चाहता था क्योंकि राजा के पास, उन्होंने कहा कि कोई पावर नहीं है, तुमने पहले मेरे फादर को वैसे ही मार दिया था। उसने कहा नहीं नहीं, तुम्हारे फादर ने बहुत गड़बड़ की थी, तुमको नहीं मारेंगे, तुम शासन चलाओ। अब इंग्लैंड में धीरे धीरे आप समझ पा रहे होंगे कि पार्लियामेंट राजा को अपॉइंट कर रही, राजा को बना रही है। तो इंग्लैंड में राजा भी आ रहा है, बीच में राजा गायब था, फिर से राजा आ रहा है, फिर से पार्लियामेंट आ रही है। वो चाहेगी कि ऐसी चीज रहे कि पार्लियामेंट और राजा दोनों एक साथ तालमेल बना के बने रहे। ऐसा ही तो करना पड़ेगा। ये राजा ठीक ठाक था और इसने खूब शासन किया 1685 तक, और बढ़िया शासन किया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसका शासन ठीक ठाक चलता भी रहा। ठीक, 1685 में इसकी डेथ हो गई। इसकी डेथ हो गई तो फिर इसके भाई को बुलाया गया और भाई ने शासन किया, शुरू किया 1685 में। इसका भाई था जॉन सेकंड। जॉन सेकंड के साथ पब्लिक को, पार्लियामेंट को एक दिक्कत आ रही थी। इसके साथ कोई दिक्कत नहीं थी, ये तो प्रोटेस्टेंट था। इसके साथ दिक्कत ये थी कि ये था कैथोलिक, और कैथोलिक को इंग्लैंड की जनता पसंद करती नहीं है क्योंकि कैथोलिक चीजें बहुत रूढ़िवादी होती थी, और पूरा इंग्लैंड उस समय धीरे धीरे करके प्रोटेस्टेंट होने की कोशिश कर रहा है। तो इसको पसंद करनी थी, लेकिन बन गया, चूंकि इसके बाद तो उसी को बनेगा, उसका भाई को बनाना पड़ेगा। इसकी दो बेटियां हैं, एक है मैरी और एक है एना, लेकिन बेटियां दोनों प्रोटेस्टेंट है। उनकी पढ़ाई लिखाई सब प्रोटेस्टेंट धर्म में हुई है, वो कैथोलिक नहीं है, लेकिन ये कैथोलिक। लेकिन इसकी स्वास्थ्य भी बहुत खराब है और उम्र भी उसकी लगभग, उसका भाई ही था, तो वो कहते हैं कि स्वास्थ्य इसका ठीक नहीं है, बीमार भी रहता है, और इसकी बेटियां दोनों प्रोटेस्टेंट है, तो हमें कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि ये ज्यादा दिन का मेहमान है नहीं। भले ही कैथोलिक है, ये जल्दी ही मर जाएगा, और मरेगा तो उसके बाद इनकी दोनों बेटियों में से कोई ना कोई बनेगा, और कोई भी बन जाए, दोनों को दोनों ही प्रोटेस्टेंट है, दोनों के हस्बैंड भी प्रोटेस्टेंट है, तो यहां तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इनमें से किसी को भी बना दो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत केवल इससे थी, तो ये क्या कर पाएगा, अब ज्यादा दिन इसके पास बचे नहीं है, 2, 5, 10 साल जीवित रहेगा तो इसे मर जाएगा। तो यहां तक तो 1685 तक कोई दिक्कत नहीं रही और सब कुछ ठीक ठाक चलता भी रहा। प्रॉब्लम तब आई कि जब ये बीमार हुआ बहुत ज्यादा, तो इसने एक राज खोला अपना, और राज ये खोला कि इसकी ये 2 बेटियां तो प्रोटेस्टेंट है, इसकी एक पत्नी और थी जो फ्रांस में रहती थी। उसने जून 1688 में एक बेटे को जन्म दिया, और जो इसकी जो पत्नी थी एक और, वो बहुत भयंकर कैथोलिक थी, और उसका नाम था बिटराइस। तो बिटराइस ने एक बेटे को जन्म दिया। अब ये बेटा आ गया, और मैंने आपको अभी बताया है कि प्रो जेमिएचर रूल के अनुसार
यहां पर अगर बेटा 1 महीने का भी है तो वो राजा बनेगा, उसकी सिस्टर राजा नहीं बनेगी। अगर नहीं है बेटा तो फिर सिस्टर ही राजा बनेगी। तो अभी तक तो इसकी बेटियां ही थी। अब पब्लिक को पता लगा, पार्लियामेंट को पता लगा कि यहां तो पहले से एक का बेटा भी आ गया है और उस बेटे का तो मरने का वेट भी नहीं कर सकते, वो तभी पैदा हुआ है 1688 में। तो हम कब तक कैथोलिक में चलते रहेंगे? अब इनको डर लगने लगा कि राजा यहां पर गड़बड़ होने वाली है। इन्होंने बहुत एक सरल काम किया, बहुत सरल। इन्होंने इसकी बड़ी बेटी, जिसकी ससुराल होती थी हॉलैंड में और उसके हस्बैंड थे प्रिंस ऑफ ऑरेंज, उनसे कहा कि आप इंग्लैंड पर अटैक कर दो, इंग्लैंड पर अटैक कर दो। क्यों? कि इंग्लैंड से तो हम कभी नहीं जीत पाएंगे, मानी अटैक तो करो, इंग्लैंड की पार्लियामेंट तो हम ही है, हम ही सेना चला रहे हैं, सब कुछ हम ही डिसीजन ले रहे हैं, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और इन्होंने जैसे ही इंग्लैंड पर अटैक किया, इंग्लैंड के लोगों ने सरेंडर कर दिया, ये कह दिया कि इंग्लैंड पर कब्जा हो गया, कब्जा हो गया। जबकि उस पूरे युद्ध में किसी ने किसी को चांटा तक नहीं मारा, है ना, किसी ने किसी को चांटा तक नहीं मारा। इसलिए इसको क्रांति को कहते हैं ब्लडलेस रेवोल्यूशन, रक्तहीन क्रांति कहते हैं उसको। और वो ऐसी क्रांति हुई कि इंग्लैंड में इनका कब्जा हो गया, जो कैथोलिक थे। अब यहां पर पार्लियामेंट की मीटिंग बुलाई जाती है 1688 में, और उसमें बनता है पहला रूल, जिसमें यह कहा जाता है कि इंग्लैंड में पार्लियामेंट की शक्ति राजा की तुलना में कम नहीं होगी। राजा की सारी शक्ति औपचारिक होगी, राजा को सारे सम्मान इत्यादि मिलते रहेंगे, लेकिन राजा पार्लियामेंट के बहुत सारे ऐसे डिसीजन है जिनको ठुकरा नहीं सकता है। हालांकि राजा के पास भी कुछ अधिकार सीमित रहे 1688 में, और 1688 के मार्च में आकर के इंग्लैंड में पहली बार पार्लियामेंट बनती है। उसमें पार्लियामेंट एक तरफ और एक तरफ राजा, दोनों की शक्ति को बराबर बराबर बैलेंस करने की कोशिश की जाती है, पार्लियामेंट की शक्ति और राजा की शक्ति को। और यहां से जन्म होता है पूरी दुनिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम का, कि हम ऐसे ही पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाएंगे जिसमें किसी एक के हाथ में सारी शक्ति नहीं होनी चाहिए, किसी एक के हाथ में सारी शक्ति नहीं होना चाहिए। ये हमने अपना संविधान बनाते समय भी एक्सेप्ट किया है, हमने अपना संविधान बनाते समय भी एक्सेप्ट किया है कि किसी एक के हाथ में सारी की सारी शक्ति नहीं होनी चाहिए। समझ गए? क्लियर? क्या इसको समझ पाए? पार्लियामेंट की जननी, पार्लियामेंट का जन्म कैसे हुआ, फिर इसके बाद ये सब हुआ है 1688 में। तो ये इंग्लैंड की जो व्यवस्था है वो दुनिया के बहुत सारे देशों तक पहुंच गई कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें चेक एंड बैलेंस हो। ऐसा नहीं कि एक ही आदमी के हाथ में सारी सत्ता सौंप दी, एक ही पार्टी के हाथ में सारी सत्ता सौंप दी, एक ही व्यवस्था को सब कुछ सौंप दिया, तो उसमें मनमानी होने का डर होता है। और चूंकि ये भी पार्लियामेंट बहुत अच्छी तो नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें सारे जमींदारी हैं भी, तो पार्लियामेंट तो बहुत अच्छी होगी ना जब किसी देश के सारे वर्गों को, सारे धर्मों को, जातियों को तवज्जो दे, तो वो पार्लियामेंट अच्छी होगी। तो लेकिन पार्लियामेंट कैसी भी हो, यहां से पार्लियामेंट की शुरुआत हुई और चेक एंड बैलेंस सिस्टम इन लोगों ने ले आया यहां से। अब राजा और पार्लियामेंट के बीच में तालमेल बनने लगा, धीरे धीरे इंग्लैंड की पार्लियामेंट की शक्ति बढ़ती गई, बढ़ती गई, और आज पूरी दुनिया को पार्लियामेंट का पाठ इंग्लैंड ने ही पढ़ाया है। और आप जानते हैं कि इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग अनरिटन कहते हैं, अलिखित। क्यों? पहले बताया मैंने, अलिखित का मतलब क्या होता है और लिखित का मतलब क्या होता है? सुप्रीमेसी। अगर किसी देश का संविधान सबसे ऊपर है, उसके ऊपर कोई है ही नहीं, तो उसको कहते हैं लिखा हुआ संविधान। अगर किसी देश के संविधान में संविधान के ऊपर भी कोई है जिसकी पावर को यूज किया जा सकता है, तो उसे कहते हैं अलिखित संविधान। तो इंग्लैंड का संविधान इसलिए अलिखित कहलाता है कि वहां कुछ पावर प्रिंस, उसके क्राउन के साथ एग्जिस्ट करती है। ब्रिटेन की महारानी या महाराज के पास कुछ पावर एग्जिस्ट करती हैं जो उस इंग्लैंड के संविधान को भी रिव्यू करने की पावर रखती हैं। इसलिए इंग्लैंड के संविधान को लिखा हुआ नहीं कहा जाता है, और भारत के संविधान को लिखा हुआ कहा जाता है, क्योंकि यहां संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि हम रूल ऑफ द लॉ में जीते हैं। और रूल ऑफ द लॉ का मतलब है कि हम एक ऐसी व्यवस्था में जीते हैं जहां सब कुछ संविधान के अंदर होगा, संविधान के नियमों के अनुसार होगा। इसके अलावा संविधान के नियमों के अधीन रहते हुए अगर हम किसी के साथ कुछ कर सकते हैं, स्पेशल कुछ करना चाहते हैं, तो वो भी युक्ति युक्त होगा, यानी डिफाइंड होगा। इसका सारी व्याख्या आपको दिखती है हमारे वर्तमान के संविधान, वर्तमान में जो भारत का संविधान है उसके आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 14 क्या कहता है? और दूसरा, दो बातें कहता है ना, एक तो विधि के समक्ष समानता यानी इक्वलिटी बिफोर द लॉ,
और दूसरा क्या कहता है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, विधियों का समान संरक्षण। क्या अंतर है दोनों में? विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, इन दोनों में क्या अंतर है? कितनी कॉमन सी सरल सी बात है। विधि सबके लिए समान होगी, बिल्कुल। जो राष्ट्रपति रहे चाहे सबके लिए विधि समान होगी है। और दूसरा विधियों का समान संरक्षण। हर नहीं, ऐसे नहीं। जैसे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों बात लिखी है। का लड़का है या वो बड़े से बड़ा अधिकारी का भी लड़का है, गरीब का भी लड़का है, उनको उनके लिए भी समान विधि के अनुसार काम किया जाएगा, उनके लिए भी संरक्षण है समान। विधि के समक्ष समानता तो स्पष्ट है कि कानून मैं हूं तो मेरी नजरों में सब समान है, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सकता कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रकृति ने ही अलग अलग बनाई हैं, आप उनको समान रूप से नहीं देख सकते हैं। जैसे हम कह देंगे कि विधियों का समान, विधि के समक्ष समानता हमारे देश में बस रूल ऑफ द लॉ रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा, तो विधियों के समक्ष समानता हम लोग कैसे कर सकते हैं? प्रकृति ने स्त्री और पुरुषों को वैसे अलग अलग बनाया, दोनों को वैसे अलग अलग बनाया है, तो क्या दोनों को एक ही विधि से लागू कर सकते हैं हम लोग? जैसे कल को किसी ऑफिस में काम करने वाली किसी भी महिला को छुट्टी चाहिए डिलीवरी के दौरान, और हम कहेंगे नहीं, क्योंकि हम पुरुषों को भी नहीं दे रहे हैं तो महिलाओं को भी नहीं देंगे। हम पुरुषों को भी रात को काम करने के लिए रोकते हैं तो महिलाओं को भी रोक सकते हैं रात को काम करने के लिए। तो प्रकृति ने जिस चीज को अलग बनाया है, आप उसको समान रूप से ट्रीट करेंगे तो कहीं ना कहीं एक पक्ष के लिए आप या महिलाओं के हिसाब से कानून बनाएंगे या पुरुषों के हिसाब से बनाएंगे। एक के हिसाब से कानून बनाएंगे तो दूसरे का तो भेदभाव होगा ना। इसलिए उसमें हमने एक सिस्टम को लिया गया है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, यानी विधियों का समान संरक्षण। इसका मतलब यह है कि हम स्त्रियों के लिए पुरुषों के लिए अलग अलग कानून बना सकते हैं, लेकिन वो दोनों कानून तर्क संगत होना चाहिए। दोनों कानून तर्क संगत होना चाहिए। ऐसे समझिए कि जब हम किसी स्त्री को 6 महीने की छुट्टी देते हैं डिलीवरी के दौरान, तो पुरुष ये नहीं कहेगा कि हमको भी 6 महीने की छुट्टी दो क्योंकि समानता है। उसको 6 महीने की छुट्टी की आवश्यकता नहीं है। अगर वो विवाहित है और उसकी पत्नी गर्भवती है तो उसको टेक केयर लीव मिल सकती है जो 15 दिन के लिए होगी ऑफिस से। लेकिन महिला को 6 महीने की छुट्टी मिलेगी विथ सैलरी, विदाउट सैलरी नहीं मिलेगी, विथ सैलरी मिलती है उसे, है ना। आप उसकी सैलरी नहीं रोक सकते उस दौरान, ठीक है। तो उसके लिए अलग कानून, इसके लिए अलग कानून। तो जब हम किसी व्यक्ति के लिए विधियां बनाते हैं तो उन विधियों का बराबर संरक्षण होना चाहिए, उन विधियों को खत्म नहीं कर सकते आप। जैसे उन्होंने कहा कि कैटेगरी के लोगों को एग्जाम में 45 साल तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जनरल कैटेगरी का व्यक्ति 40 साल तक ही अप्लाई कर सकता है। तो दोनों की अलग अलग विधियां हो गई। इन दोनों विधियों को संविधान में संरक्षण मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि तर्क संगत है, दोनों विधियां तर्क संगत है। महिलाओं के लिए रेस, जैसे पुलिस की दौड़ होती है तो उसमें कुछ अलग अलग प्रावधान है ना, गोले का वेट भी अलग अलग होता है। तो ये सारे के सारे जो प्रावधान हम अलग अलग करते हैं, इन सारी विधियों को ऐसा माना जाएगा कि ये संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं कर रही हैं। ये केवल विधियों का संरक्षण इसलिए दिया गया है ताकि हम युक्त तरीके से किसी के साथ स्पेशल प्रोविजन या भेदभाव कर सकें। वो भेदभाव तर्क संगत होना चाहिए बस, और किसी के साथ नहीं। जैसे 1989 का एट्रोसिटी एक्ट है, उसमें यह कहा गया है कि भाई किसी SC ST के व्यक्ति के खिलाफ किसी जनरल के व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, और उसमें परिभाषा है कौन कौन से अपराध किए हैं, तो उसको स्पेशल केस मिलेगा, उसको स्पेशल प्रिविलेज मिलेगा, उस पर स्पेशल एक्ट लागू होगा। ये बाकी लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा माना गया है संविधान के अनुसार कि वर्ग विशेष के साथ समाज में दुर्व्यवहार हुए हैं, इसलिए उनको स्पेशल अधिकार मिले हैं, ठीक है। जैसे अभी 3-4 साल पहले दिल्ली, 4 साल 7-8 साल हो गए, दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के कुछ लोग रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट के लड़के लड़कियां रहते हैं, तो उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक शब्द बहुत बैन कर दिया है। ऐसा कहा जाता है कि उनके लिए एक शब्द यूज करते थे ना, पहले चिंकी शब्द यूज करते थे, छोटी आंखें वाले लोगों को चिंकी कहा जाता था। तो ये एक भेदभाव है, रेसिज्म है, किसी तरह का आप भेदभाव कर रहे हैं, बॉडी शेमिंग कर रहे हैं किसी की, और बॉडी शेमिंग कर रहे हैं तो ये गलत है। इसीलिए उन्होंने कहा कि किसी भी लड़की को घूरना,
उसको गलत शब्दों से बुलाना, ये सब गलत है। लड़का लड़की को घूरता है तो उसके लिए संरक्षण है, लड़की लड़के को घूरती है उसके लिए कोई संरक्षण नहीं है। समझ रहे? आप उसके लिए नहीं कहेंगे कि सर हमको भी घूरा जाता, हमारे लिए भी कानून बना, ऐसा नहीं। समझ पाए? तो ऐसा आप ये नहीं कह सकते कि विधि का समान संरक्षण है तो हमको भी दे दो, नहीं, युक्त नहीं है जी। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में ऐसा लगेगा या सरकार को ऐसा लगेगा तो सरकार ऐसा कानून खुद ही बना देगी, सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई लॉ वर्डिक्ट जारी कर देगा, है ना। लेकिन जब उसे ऐसा लगेगा तब, जैसे महिलाओं के साथ बहुत उत्पीड़न हुआ तो महिला आयोग होता है, पुरुष आयोग नहीं होता है। मैंने 7 साल पहले यहां पर अपने चिनार पार्क में कुछ पुरुषों को खड़े हुए देखा, तो तख्ती लेके खड़े थे, वो कहते हमको हमारी पत्नियों से बचाओ, वो कहते हमारे लिए पुरुष आयोग बनाओ, पुरुष बहुत पीड़ित हो रहा है, उसका बहुत शोषण हो रहा है। तो अगर भविष्य में ऐसा कुछ हुआ और लगा सरकार को, कोर्ट को ऐसा लगा, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये समय समय की बात है, इसीलिए समय के अनुसार, वर्ग के अनुसार, स्थिति के अनुसार अगर हम कोई कानून बनाएंगे तो उस कानून में लोगों के साथ अलग अलग तरीके के कानून बना सकते हैं, बशर्ते ऐसे कानून तर्क संगत होना चाहिए, उनका लीगल ग्राउंड होना चाहिए कि ऐसा कानून बनाने की आवश्यकता है, तब अपन ऐसा कानून बना सकते हैं। समझ गए? इसीलिए जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई कलेक्टर कहता है कि चुनाव में किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी, लगाओ सबकी ड्यूटी, रूल ऑफ द लॉ लगाओ सब पर, सबके लिए एक जैसा नियम है, चाहे कोई मेरा रिश्तेदार हो, कोई भी हो। फिर कोई महिला आती है कि सर मेरा 3 महीने का बच्चा है, मैं कैसे ड्यूटी कर सकती हूँ इंटीरियर एरिया में जाकर के। तो कलेक्टर उसके मानवता के नाते या उसकी परिस्थितियों के नाते उस पर रूल ऑफ द लॉ यानी कि इक्वल वो नहीं लगा सकता है, विधि का शासन। क्या कह देगा उससे कि विधि के समक्ष समानता आपके लिए नहीं है, आप यहीं ऑफिस में काम कर लीजिए, आप बाहर मत जाइए। ऐसा कर सकता है वो। ऐसा करना विधि के समक्ष समानता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो अगर हम किसी वर्ग के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन करते हैं, अलग अलग विधियां बनाते हैं, तो 2 अलग अलग विधियां बनेंगी, उसको संरक्षण दिया जाएगा। इसको कहते हैं विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो विधियों का समान संरक्षण ये होता है कि हम सबको समान मान के चलेंगे। जैसे किसी कैटेगरी के व्यक्ति को स्कॉलरशिप मिलना और नॉन कैटेगरी के व्यक्ति को स्कॉलरशिप नहीं मिलना, उसमें नॉन कैटेगरी का व्यक्ति दावा नहीं करेगा हमको भी दो, वो ये दावा नहीं कर सकता। हालांकि वो दावा कर सकता है कब? अगर हमारे देश में आर्टिकल 14 में एक ही बात लिखी होती तब। अगर उसमें यह लिखा होता कि विधि के समक्ष समानता, और ये उसमें है ही नहीं, विधियों का समान संरक्षण, तो इसको 2 मिनट के लिए हटा दीजिए। विधियों का समान संरक्षण ये हमने अमेरिका से लिया है ना, और ये इंग्लैंड से लिया है। तो इसमें हम देखेंगे तो इसको हटा दो। जैसे ये हट जाएगा, आप किसी एक वर्ग के लिए स्पेशल कानून नहीं बना पाएंगे, ना महिलाओं के लिए बना पाएंगे, ना कैटेगरी के लिए बना पाएंगे, किसी के लिए भी नहीं बना पाएंगे स्पेशल कानून, जब तक ये वाला नहीं होगा तब तक। क्योंकि ये प्राकृतिक न्याय को चुनौती देता है। प्राकृतिक न्याय को चुनौती देगा। आप प्रकृति ने जिसको एक अलग अलग बनाया, आप उसके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। इसीलिए विधियों का समान संरक्षण मिलकर के और विधि के समक्ष समानता मिलकर के इस देश में एक अच्छी व्यवस्था को जन्म देते हैं, जिसे कहते हैं रूल ऑफ द लॉ। रूल ऑफ द लॉ समझ पाए? तो हम रूल ऑफ द लॉ तक पहुंचेंगे। अभी हम 1858 में पहुंचे हैं, ज्यादा आगे भी पहुंचे नहीं है। समझ पाए पार्लियामेंट कैसे बनी इंग्लैंड की? कुछ पूछना है पूछो, जो पूछना है सो पूछो, कुछ भी पूछ सकते। चले अब 1858 में। 1857 की क्रांति के बाद 1858 का एक अधिनियम आया। ये मैंने आपको कल ही बता दिया था कि 1853 तक आते आते ये कहने लगे थे कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को हम लोग क्या कह देंगे, भारत की सरकार भी कह सकते हैं। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को भारत की सरकार भी कह सकते हैं। और आपको याद होगा कि गवर्नर जनरल की परिषद में 1653 में कल बताया था कि कानून बनाने के लिए 12 और सदस्य नियुक्त किए गए थे, याद है? तो गवर्नर जनरल की विधायी परिषद अलग है, कार्यकारी परिषद अलग है। कार्यकारी परिषद मतलब मैंने कल समझाया था, मंत्री जैसे लोग कार्य करते हैं, और विधायी परिषद वो जो कानून बनाती है। जैसे संसद है वो विधायिका है, पीएमओ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, मंत्रिमंडल के जितने भी ऑफिसेस है, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक, ये सब है, ये हमारी कार्यपालिका है, वहां से कार्य होते हैं। न्यायपालिका तो आप जानते ही अलग है। तो जो 1858 में सबसे पहले तो ये स्टडी किया गया कि विद्रोह हुआ था, विद्रोह के बाद की परिस्थितियां थी, और विद्रोह से पहले क्या होता था कि जो कंपनी का शासन था
उस कंपनी को कंट्रोल करने के लिए एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। एक में 6 लोग होते थे, एक में 24 लोग होते थे। ये व्यवस्था चली आ रही थी और ये सब मिलकर के किसको कंट्रोल करते थे? कंपनी को, क्योंकि कंपनी भारत में शासन करती है। कंपनी का शासन 1858 के अधिनियम में समाप्त कर दिया गया। कंपनी का शासन भारत में नहीं होगा क्योंकि कंपनी भारत में शासन करने में असमर्थ पाई गई। कंपनी भारत में शासन करने में असमर्थ पाई गई, इसलिए कंपनी का शासन भारत में अब नहीं होगा। तो शासन किसका रखेंगे? शासन अब ब्रिटिश क्राउन भारत में करेगा सीधा। ब्रिटिश क्राउन भारत में, क्राउन यानी कि वहां का राजा या रानी भारत में सीधा शासन करेगा। चूंकि कंपनी का शासन खत्म हो गया तो इसकी भी कोई जरूरत तो पड़ेगी नहीं अब, इसलिए निदेशक मंडल और क्या कहेंगे उसको, नियंत्रक मंडल, ये दोनों ही हटा दिए गए। निदेशक मंडल, नियंत्रक मंडल का अब कंपनी पर कोई नियंत्रण नहीं है, कंपनी का शासन भारत में नहीं है। अब भारत कंपनी का जब शासन होता था तो कंपनी अपना एक वो रखती थी अधिकारी, जिसे कहते थे गवर्नर जनरल। चूंकि अब कंपनी का शासन नहीं है तो गवर्नर जनरल तो हम लोग रखेंगे नहीं, है ना। तो उन्होंने क्या कहा कि अब ब्रिटेन का जो राजा रहेगा या रानी रहेगी, उसने यहां पर एक नया सिस्टम बनाया, उसको कहते थे इंडियन काउंसिल। उसने वहां पर इंडियन काउंसिल बनाई इंग्लैंड में। 15 लोग उसमें मेंबर होते थे और एक उसमें होता था, 15 मेंबर के अलावा उसमें एक वो होता था जिसको कहते थे भारत सचिव। ये भारत सचिव इंग्लैंड का मंत्री होता था और इसको ये पावर दिया गया कि तुम इंडिया में जितनी भी शासन है उसकी कमांड रखोगे। इंडिया में शासन की कमांड भारत सचिव के पास रहेगी और भारत सचिव सारे निर्णय किससे पूछ के लेगा? 15 लोगों की परिषद से पूछ के लेगा। और 15 लोगों की परिषद में 8 लोग वो होंगे जिनको ब्रिटेन के महाराज या महारानी क्राउन उसमें नियुक्त करेंगे। 7 लोग वो होंगे जिसे कंपनी के पुराने डायरेक्टर्स थे वो लोग चुन करके भेजेंगे, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस रहेगा काम करने का। तो इस तरह से 15 लोग इंग्लैंड में फैसला लेंगे कि यहाँ शासन कैसे होगा। ये इंग्लैंड में बैठे हुए 15 लोग और एक लेगा। और भारत में जो कंपनी का गवर्नर जनरल चला आ रहा था, उन्होंने कहा कि अब हम उसे गवर्नर जनरल तो नहीं कह सकते हैं, उसको वायसराय कहा जा सकता है। और जब ये सारी गतिविधियां हो रही हैं तो उस समय यहां पर वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इसलिए लॉर्ड कैनिंग ही पहले वायसराय बन गए और आखिरी भारत के गवर्नर जनरल बन गए और वही वायसराय बन गए। और इस तरह से भारत में कंपनी के शासन को हटा करके इंग्लैंड की महारानी ने अपना शासन यहां पर स्थापित कर दिया। अब ये जरूरी हो गया कि वो शासन ठीक से चले, तो उन्होंने एक पोस्ट बनाई भारत सचिव। भारत सचिव बहुत ताकतवर पोस्ट होती थी, क्योंकि भारत सचिव के पास ये जिम्मेदारी होती थी कि भारत में रह रही कंपनी, अब तो कंपनी बची नहीं है, तो भारत की सरकार हम कैसे चलाएंगे। चूंकि इस एक्ट का उद्देश्य यह था कि भारत में सरकार कैसे चलेगी, अब उसका उद्देश्य ये है ही नहीं कि व्यापार कैसे होगा, तो केवल उसका उद्देश्य सरकार को चलाने को लेकर है। तो सरकार से संबंधित गतिविधियां उसको दी गई, सारे पावर उसको सरकार से संबंधित दिए गए। और जब भी एक्ट 1858 का एक्ट जब पास हुआ तो उसका नाम हम लोगों ने क्या रखा? भारत शासन अधिनियम। अब आप समझ पा रहे हैं कि भारत शासन अधिनियम इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इसका उद्देश्य यह था कि अब भारत पर शासन कैसे किया जाएगा, किस एक्ट का क्या उद्देश्य है, उसी से समझ में आता है कि उसका क्या नाम रखा जाए, है ना। किस एक्ट का क्या है तो उसका क्या नाम रखा जाए, तो उसी से समझ में आता है। क्लियर? तो भारत शासन अधिनियम 1858 ने भारत में बहुत सारी व्यवस्थाओं को बदल दिया। क्योंकि अब ब्रिटिश सरकार के पास जिम्मेदारी आ गई। अब आप देखेंगे धीरे धीरे हम लोग 19वीं शताब्दी के मध्य में आ गए और अब सरकार को सीधा सीधा भारत से बहुत कुछ लेना देना है। इसलिए सरकार ये चाहती है कि भारत में इनकम कितनी होती है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इसके बारे में पता लगे। शायद इसीलिए सरकार लगातार नए नए कानून बनवाती थी उस समय। अभी 1858 में पास किया है, 1861 में पास करेंगे। 1861 में कानून पास होगा, उसमें यह कहा जाएगा कि भारत में जो वायसराय है अब वो अध्यादेश जारी कर सकता है। और अध्यादेश जारी करने से पहले 1858 में एक और एक्ट पास किया था, रिजोल्यूशन पास किया था। उसमें ये लिखा था कि आज के बाद से ही भारत में रहने वाली जितनी जनता है वो ब्रिटेन की जनता मानी जाएगी। ब्रिटेन की महारानी ने घोषणा की कि मैं ना केवल ब्रिटेन में रहने वाले, इंग्लैंड में रहने वाले लोगों की महारानी हूं, मैं भारत में रहने वाले लोगों की भी महारानी हूं। उसने ये घोषणा करी। और 1861 में आते आते
वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी जाएंगी कि अध्यादेश को कैसे जारी करना है। अध्यादेश क्या होता है? हाँ, जैसे आज हमारे देश के संविधान में अनुच्छेद 123 के तहत जब ऐसा लगता है कि देश में कानून बनाने की जरूरत है, और देश में कानून बनाने की प्रोसेस इतनी आसान नहीं है। लोकसभा, राज्यसभा और उसके बाद राष्ट्रपति की परमिशन लगती है। राज्यसभा और राष्ट्रपति की परमिशन लगती है, लेकिन ये तब लग सकती है जब लोकसभा बैठी हो, राज्यसभा बैठी हो, दोनों बिल पास करें, फिर ये राष्ट्रपति इस पर साइन करे तो वो बन सकता है कानून। लेकिन मान लीजिएगा कि लोकसभा और राज्यसभा है ही नहीं, क्योंकि संसद के तो 3 ही सत्र होते हैं एक साल में। कौन कौन से होते हैं? 3 सत्र कौन कौन से होते हैं? ग्रीष्मकालीन सत्र नहीं होता है। एक होता है बजट सेशन, एक होता है विंटर सेशन, शीतकालीन सत्र, और एक होता है मॉनसून। 3 सत्र होते हैं, है ना? क्या मानसून खत्म हो गया, अपने यहाँ बजट शुरू हो गया है। ये बजट इसीलिए आ गया, बीच में बजट यहाँ नहीं होता वैसे, ये बजट इसीलिए आ गया क्योंकि सरकार अभी बनी है, और जैसे इलेक्शन होने वाले होते हैं जिस साल, तो उस साल सरकार बजट पेश नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि इलेक्शन होने वाले थे कब? अप्रैल मई में, और सरकार बजट का पेश होता है फरवरी में। तो फरवरी से लेकर के वो केवल अप्रैल तक का बजट पेश कर सकती है, उससे आगे का बजट कैसे पेश करेगी? अगर हो सकता है कि सरकार चली जाए तो बजट तुम्हारे तो किसी काम का रहेगा नहीं, नई सरकार आगे नया बजट बनाएगी। तो इसीलिए वो जिस साल इलेक्शन होता है ना, उस साल का बजट, पूरा बजट पेश नहीं होता है, इलेक्शन तक का होता है, उसको इलेक्शन बजट कहते हैं अपन लोग। और जब इलेक्शन हो गया है, वही सरकार फिर से आ गई है, तो उसको, अभी तो उसने पैसा कौन सा निकाला था जो अप्रैल मई तक चल जाए खर्चा, अब आगे पूरा खर्चा चलाने के लिए पूरे साल का, तो वो फिर से बजट पेश करेगी। कब तक के लिए? मार्च तक के लिए। तो वो उसके लिए बजट पेश करने का तरीका है कि सत्र बुलाना पड़ेगा संसद का, और राष्ट्रपति संसद का सत्र कभी भी बुला सकते हैं। तो राष्ट्रपति को उन्होंने कहा कि महाराज सत्र बुलाइए, राष्ट्रपति ने सत्र बुलाया, अभी उसमें बजट पेश हुआ है, बजट पर चर्चा चल रही है। बजट जिस दिन पेश होता है, बजट पास नहीं होता है, बजट केवल पेश होता है उस दिन। बजट पेश का मतलब है कि हमारी जो वो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो बताएंगे कि हम बजट में क्या क्या लेके आए हैं। संसद के दोनों सदनों के सदस्य उस पर बहस करेंगे और धीरे धीरे करके उसको पास करेंगे। तो उसको पास होते होते एक सत्र तो लग ही जाएगा, तब जाकर के बजट पास होता है। और बजट जैसा पेश किया जाता है वैसा पास नहीं होता, उसमें बहुत सारी चीजें चेंज भी हो जाती है ना। तो 3 सत्र होते हैं। और अगर मान लीजिएगा कि अचानक से हमको कोई कानून की जरूरत पड़ जाए और उस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा है, और संसद का सत्र आसानी से बुलाया भी नहीं जा सकता, उसको समय लगता है बुलाने में। हाँ, ये जरूर लिखा हुआ है कि संसद के 3 सत्र होंगे, और 2 सत्रों, कोई भी 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का डिफरेंस नहीं आना चाहिए। 6 से कम में आपको एक सत्र बुलाना पड़ेगा, यानी 6 महीने से ज्यादा पार्लियामेंट खाली नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति में अगर अपन को कानून की जरूरत पड़ जाए, तो राष्ट्रपति को यह पावर दी गई है कि आर्टिकल 1, 2, 3 का यूज करके वो एक अध्यादेश निकालेगा और उसे कानून ही माना जाएगा। कब तक? जब तक संसद का सत्र नहीं आ जाता तब तक। जैसे ही संसद का सत्र आ जाएगा तो संसद का सत्र लगेगा और उस कानून पर चर्चा होगी। अगर वो कानून आगे कंटिन्यू करना है तो बिल पास हो जाएगा और वो कानून बन जाएगा, विधेयक बन जाएगा, और फिर बिल बन जाएगा, कानून बन जाएगा। अगर संसद को लगता है कि ये सही नहीं है तो वो खत्म हो जाएगा। फिर सब कुछ संसद के हाथ में, राष्ट्रपति के हाथ में नहीं है कि उसको बनाना है कि नहीं बनाना। आपको याद होगा कि हमारी सरकार ने कुछ बिल बनाए थे जब संसद सत्र में नहीं चल रही थी तब, अभी नहीं, 3 साल पहले। उनको कहते थे कृषि बिल। कृषि बिल पार्लियामेंट में डायरेक्टली पेश नहीं हुए थे, राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी करके पास किए, कि कहा था कि ये कानून हमको पास करने हैं, और उसने कानून बना दिए थे। तो विपक्षी पार्टियों ने यह कहा था कि कृषि के कानून की इतनी क्या जल्दी थी कि आपको उसको अध्यादेश से बनाना पड़ा। अगर इतने अच्छे कानून है तो पार्लियामेंट में रखो, फिर उस पर बहस होगी और पास हो जाएंगे। इतना कोई इमरजेंसी तो थी नहीं कि अपन को बनाना ही बनाना है कोई भी कानून, है ना। तो जब भी सरकार को ऐसा लगता है कि हमको कोई नया कानून बनाना है और संसद नहीं चल रही है, तो पूरा कैबिनेट एक प्रस्ताव बना करके राष्ट्रपति को सौंपता है, और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देता है कि आज से ये कानून लागू होगा। जब संसद चालू हो जाएगी तो संसद तय करेगी इसको आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अध्यादेश जारी होता है वो पूरा कब तक के लिए होता है? 6 माह के लिए होगा पहले। यहां भी यही कहा गया था 1858 में कि ये अध्यादेश केवल 6 माह के लिए प्रभावी रहेगा। ये 1861 में कहा गया, और 1869 में यह कहा गया कि जो विदेशों में जो लोग रहते हैं, इंडियंस, विदेशों में रहने वाले जो भारतीय हैं, गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय, उनके बारे में भी कानून बना सकता है।
तो विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए भी कानून बनाने का अधिकार 1869 से आ गया। और 69 में आपको अच्छे से पता है कि मेयो आए थे गवर्नर जनरल बनके। इन सारी गतिविधियों, इतने परिवर्तनों के बावजूद भी ब्रिटिश सरकार की इनकम नहीं बढ़ रही है। कंपनी तो खुश है कि कंपनी का शासन अब है नहीं। कंपनी खुश है क्योंकि कंपनी को अब जवाब नहीं देना किसी को कि हम कितना पैसा कमा रहे हैं कितना नहीं। लेकिन ब्रिटिश सरकार चिंता में है कि जब कंपनी यहां शासन करती थी तो खूब पैसा कमाते थे, अब कंपनी का शासन खत्म हो गया, हमारा हो गया डायरेक्ट, तो हमको पैसा ही नहीं मिल रहा है। तो ऐसा क्यों, इतने सारे परिवर्तन क्यों? इसकी जांच करने के लिए उन्होंने हेड काउंट मेथड का यूज करते हुए कहा कि हम सेंसस कराएंगे, पहले जनगणना करा के देखते हैं कि यहां पर स्थिति है क्या पहले जैसी स्थिति है क्या नहीं है, कितने लोग हैं, कितने संसाधन है, सब कुछ तो पता लगे। इसीलिए उन्होंने जनगणना कराने का, सेंसस कराने का फैसला लिया था 1872 में। तो 1872 में जो फैसला लिया गया जनगणना कराने का, वो मेयो के समय पर हुई। और मेयो की वो जनगणना मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि इतनी प्रासंगिक थी नहीं। और जब ये जनगणना प्रासंगिक नहीं रही तो ब्रिटिश सरकार और चिंता में आ गई, उसको अपने खर्चे की टेंशन हो रही है। क्यों? क्योंकि देखिए, उन्होंने अपने खर्चे भी बांट भी रखे हैं। ये 15 लोग उन्होंने जो अपॉइंट किए ना गवर्नर उसकी काउंसिल में, सचिव की काउंसिल में, जो इंग्लैंड में बैठते हैं, तो सचिव और इन 15 लोगों की सैलरी, उनके जितने भी खर्चे हैं वो भारत के रेवेन्यू से जाते हैं। इंडिया से जो कुछ भी होगा उस रेवेन्यू से उनका खर्चा चलाया जाएगा। और इंग्लैंड के 15 लोग यानी 16 लोगों का खर्चा एक कितना होता है आप समझ सकते हैं। आज भी भारत में एक कैबिनेट मंत्री का खर्चा बहुत होता है। एक कैबिनेट मंत्री के लिए एक बड़ा बंगला होता है, 3-4 गाड़ियां होती हैं, एस्कॉर्टिंग गाड़ियां होती हैं, पेट्रोलिंग गाड़ियां होती हैं, एक एम्बुलेंस होती है उसके लिए। जहां भी वो जाएगा तो उसको सारी सुविधाएं लेके चलता है, उसको जरूरत है इन सारी चीजों की, क्योंकि वो देश के महत्वपूर्ण पद पर है। और ये तो तब की बात है कि जब हम यहां पर हैं, और यहां से इंग्लैंड का मंत्री कितना महत्वपूर्ण रहा होगा इनके लिए, तो उसके जितने भी एक्सपेंसेस थे वो यहां से किए जाते थे। तो ये चाह रहे थे ये लोग, ब्रिटेन की सरकार, कि हम जल्दी से कोई और रिफॉर्म करें, भारत से हमारी आने वाली इनकम बढ़े। लेकिन वो एक चीज नहीं समझ पाए, भारत से इनकम बढ़ना अब पहले जितना संभव नहीं है, आप कुछ भी कर लीजिए। क्यों बताओ? जो पैसा भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी ने कमाया उतना कभी भी ब्रिटिश सरकार कमाने में सफल नहीं हो सकती, अब जब हम 1869 और 77 में पहुंच गए तब। ऐसा क्यों? क्योंकि अब तक भारत में समाज सुधार और आंदोलन तेज हो चुके हैं, जागरूकता लोगों में फैल चुकी है, ब्रिटिश सरकार को लोग आलोचना करने लगे हैं, उसकी बुराइयां करने लगे हैं। कंपनी ने पैसा तब कमाया था 1724, 1756, 1758, 1772, तब कमाया है ना। उसको तो हुए लगभग 100 साल होने वाले अब। अब ऐसी स्थिति में जब भारत में जागरूकता अपने चरम पर थी, ऐसी स्थिति में आप कैसे काम करें? यही कारण था कि ब्रिटिश सरकार उतना पैसा कभी नहीं कमा पाई जितना कंपनी यहां से कमा के ले गई, क्योंकि कंपनी के समय की परिस्थितियां कुछ और थी। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने आगे के कानूनों में बदलाव करना शुरू किया और उन कानूनों में उसने लिखना शुरू किया, जब भी एक्ट पास होकर आता था, भारत शासन अधिनियम या भारतीय परिषद अधिनियम। यानी यहां पर गवर्नर जनरल कैसे काम करेगा, गवर्नर जनरल पर कैसे काम होगा, इसमें कौन कौन से इंडियन को हम लोग शामिल करेंगे, क्योंकि अब वो धीरे धीरे भारतीयों को अपनी परिषद में शामिल होना शुरू करेंगे। और भारतीय उनकी परिषद में शामिल होना शुरू करेंगे तो 1920 तक आते आते यहां पर इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो भारत के कुछ लोग चुनाव लड़ करके अंग्रेजों की काउंसिल में बैठेंगे, कुछ लोग मनोनीत होकर बैठेंगे, है ना, कुछ लोग अपने उससे बैठेंगे कि हम लोग बहुत पैसे वाले हैं, टैक्स बहुत देते हैं तो हम भी बैठेंगे। तो इस तरह से गवर्नर जनरल की परिषद में अब बदलाव होना शुरू होंगे, और वो बदलाव धीरे धीरे करके इतने हो जाएंगे कि भारतीय लोग ये डिमांड करने लगेंगे कि हम तुम्हारे साथ नहीं बैठेंगे, अब हम अकेले बैठेंगे, हम अकेले सरकार चला लेंगे, आप ये सरकार हमको छोड़ दीजिए। तो इसको जब हम इस पर उतर आएंगे कि हमको अपनी सरकार खुद चलानी आएगी, हम कर लेंगे, उसको हम लोग कहेंगे पूर्ण स्वराज की बात करेंगे हम लोग। पहले तो यही बात करेंगे, हमको बिठाओ, हमसे पूछ के फैसला लो। फिर जब ये लगेगा कि ये तो आसान है, तो फिर हम लोग ये कहने लगेंगे पूर्ण स्वराज की बात करेंगे, पूरा सत्ता हमको ही सौंप दो और हम इसको चला लेंगे। तो ये परिस्थितियां 1858 के बाद से धीरे धीरे करके बदलेंगी, और 1892 तक आते आते, 1909 तक आते आते थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होंगी, लेकिन भारतीयों के पक्ष में रहेंगी। और उधर 1909 और 1915 तक आते आते भारत का राष्ट्रीय आंदोलन भी शुरू हो जाएगा, जो अपन वायसराय के साथ पढ़ रहे थे या मॉडर्न स्ट्रीम पढ़ रहे थे। तो परिस्थितियां समझिए, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री है, वे एक पॉइंट पर आकर के मिल जाती है, इतिहास और राजनीति एक बिंदु पर आकर के मिल जाती है, तो उनको हम लोग समझें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।